हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज पार्ट थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर, यानी कि सीएजी को कितने ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शंस हैं 9 ईयर्स, ईयर टू ईयर बेसिस, 6 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। तो देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये क्या है, इंडिया में एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। इसको स्टैब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के अंडर में। कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया का ये काम है कि जितनी भी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर हैं, ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी रिसिप्ट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, प्लस इसमें गवर्नमेंट की जो अदर कॉरपोरेशंस हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, या ऐसी कॉरपोरेशंस जो फाइनेंस की जाती हैं बाय गवर्नमेंट वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। उनके रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर को ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। ऑडिट ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और टेन्योर जो होता है उनका वो होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। करेंट में जो सीएजी हैं वो हैं मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। ये एक आईएएस हैं और 8 अगस्त 2020 से ये अपनी पोस्ट संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 6 ईयर्स। सीएजी को अपॉइंट किया जाता है 6 ईयर्स और 65 years of age, whichever is earlier. Next question है, an independent financial auditor is appointed to report on financial statements because options हैं, it is difficult to prepare financial accounts without independent auditor. Second है, objective and independent opinion on financial statements to enhances its credibility. इट इज कस्टमरी टू प्रेजेंट ऑडिट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, या फिर ऑल दी अबव। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर को क्यों अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स विदाउट इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट बनाने का काम तो ऑडिटर का है नहीं। फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है अकाउंटेंट। तो देखिए, यहाँ पर ऑडिटर का तो कोई काम है नहीं कि उसे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने हैं, तो हम इसलिए ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते कि फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में हमको दिक्कत होती है। दूसरा ऑप्शन जो है ये यहाँ देखिए सही कह रहा है, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनहांसेस इट्स क्रेडिबिलिटी। अब बिजनेसेस क्या चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो, क्रेडिबल हो, लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एज ए यूजफुल इंफॉर्मेशन होते हैं टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गया, शेयर होल्डर्स हैं, सोसाइटी है, ये क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। इनके लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैंक्स हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है ये क्या होगा भाई, अनबायस्ड है। अगर कोई पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो एक हाई चांस होता है कि उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस होगा, तो कई बार जो वो डिसीजंस लेगा वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे। बट एक ऐसा पर्सन जिसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो क्या करेगा, सोच समझकर जो उसने बुक्स को ऑडिट किया, जो उसको सही लगेगा वही ओपिनियन वो देगा। यानी एक अनबायस्ड, एक क्लियर ओपिनियन देखने को मिलेगा, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। ध्यान दीजिएगा कि जो ऑडिटर होता है वो कोई डिसीजन नहीं देता है ऑडिट करके, वो अपना एक ओपिनियन देता है कि इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो क्या एक्सेप्ट करती है, क्या नहीं करती है, या क्या डिसीजन लेती है। ऑडिटर सिर्फ अपना एक ओपिनियन देता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं,
इट इज कस्टमरी टू प्रेजेंट ऑडिट रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स। जब वो ऑडिट कर लेगा तो उसको रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला है ऑडिटिंग इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। दूसरा है द अप्रोच एंड बेसिक टूल्स ऑफ ऑडिटिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम लॉजिक। थर्ड है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज रिसेंट फिनोमिनन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि ऑडिटिंग इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फिनोमिनन। ऑडिटिंग क्या है? डिस्टिंक्ट एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड है, बट ये ऑडिटिंग जो है वो अकाउंटिंग से इंडिपेंडेंट नहीं है, अकाउंटिंग से अलग नहीं है। इट इज एसोसिएटेड विथ अकाउंटिंग। ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं? जो अकाउंट्स बनाए गए हैं उनको हम क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं कि वो सही बनाए गए हैं या नहीं, सारे ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं। लेकिन ये अकाउंटिंग से अलग नहीं है, ये उसी का पार्ट है या उसी का सबसेट है। दूसरा क्या है? द अप्रोच एंड बेसिक टूल्स ऑफ ऑडिटिंग आर डिराइव फ्रॉम लॉजिक। ये यहाँ पे सही बात कही जा रही है कि जो ऑडिटिंग के टूल्स हैं या जो अप्रोच है वो लॉजिक से डिफाइन किया जाता है या लॉजिक से डिराइव किया जाता है। दैट मीन्स ऑडिटर बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करता है। किस तरह से ऑडिट किया जाएगा, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, ऑडिटर की क्या राइट्स होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो किस तरीके से काम करेगा, सभी चीज़ें लॉजिकली डिफाइंड होती हैं, ऐसे ही रैंडमली नहीं होती और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं। और ऑडिटर भी जो डिसीजंस लेता है वो क्या होते हैं? लॉजिकल होते हैं, इलॉजिकली कोई काम नहीं की जाती है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या इंटरनल जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, उसको वेरीफाई करने का। तो यहाँ पर आप देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड देख लेते क्या है। ऑडिट ऑफ अकाउंट इज रिसेंट फिनोमिनन। ये सही नहीं है। ऑडिट कोई नया फिनोमिनन नहीं है, ऑडिट बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो ट्रेडर्स को अगर पुराने टाइम में लगता था कि अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी है तो वो किसी पर्सन को अपॉइंट करते थे जो जो अकाउंट्स बनाए गए हैं अकाउंटेंट के द्वारा, अकाउंटेंट ने जो अकाउंट्स बनाए हैं उनको सुनते थे और अपना ओपिनियन देते थे कि सही है या नहीं है जो अकाउंट्स बनाए गए हैं। उसके बाद टाइम से आगे, टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों में चेंजेस आते गए हैं। पहले कैश में ट्रांजैक्शन होता था तो पहले कैश ऑडिट होती थी, फिर जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बदलते गए, बढ़ते गए, उस हिसाब से ऑडिटिंग का वर्क चेंज होता गया है। तो पुराने टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक ऑडिटिंग का वर्क चेंज हो गया है, बहुत दायरा बढ़ गया है, जो स्कोप है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन बिल्कुल रीसेंट फिनोमिनन नहीं है, काफी पुराना है। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द अप्रोच एंड बेसिक टूल्स ऑफ ऑडिटिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्राइटी ऑडिट रेफर्स टू। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दूसरा एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटी इंस्टीट्यूशंस, थर्ड एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस, और फोर्थ है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रोप्राइटी ऑडिट रेफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस। प्रोप्राइटी ऑडिट का क्या मतलब है कि ऐसे प्लान्स और एक्टिविटीज जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से बिजनेस के, उनको ऑडिट करना। ऑडिट से क्या देखा जा रहा है कि जो प्लान्ड एक्सपेंसेस हैं है मैक्सिमम बेनिफिट या ऑप्टिमम बेनिफिट उससे मिल रहा है या नहीं, जिस मेथड से अमाउंट को लाया जा रहा है वो बेस्ट रिजल्ट देगा या नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव करने के और भी अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं उनको चेक किया जाता है ताकि रिटर्न ऑन कैपिटल को इंप्रूव किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस ये प्रोप्राइटी ऑडिट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a basic principle of auditing as per standard auditing practice SAP? Integrity and independence, documentation, audit evidence या फिर all the above। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस को अब चेंज करके इसका नाम हो गया है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल द अबव।
सबसे पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है, इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। जो ऑडिटर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए। जो भी वो ऑडिट कर रहा है, जो भी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसमें वो ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि अनबायस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका वर्क इन्फ्लुएंस हो बाय समवन, बाय अदर्स या बाय ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक्सटर्नल प्रेशर में ये काम नहीं करता हो। सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने चाहिए। जो भी वो ऑडिट कर रहा है, सभी चीज़ों का उसके पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। प्रॉपर एंड क्लियर रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करने चाहिए। नेक्स्ट है ऑडिट एविडेंस। जब भी ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा है, वहां पर उसके पास एविडेंस होने चाहिए अपने ओपिनियन को या अपने वर्क को प्रूव करने के लिए। ऑडिटर जो भी बात ऑडिट में कह रहा है, उसके पास एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए प्रूव करने के लिए कि किस बेस पर वो अपनी इन बातों को कह रहा है। यानी अपने कंक्लूजन्स को, अपने ओपिनियंस को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। एविडेंसेस क्या करते हैं कि जो भी डेटा है, इसकी एक्यूरेसी और जो वैलिडिटी है, इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए कि जो एविडेंसेस हैं वो बहुत सोच समझ कर ध्यान से उनको कलेक्ट करे। जो एविडेंस है वो रिलायबल और रेलेवेंट होने ज़रूरी है। इसके अलावा और भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। जो ऑडिटर है उसके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए उसको। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, उसके जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसको कहीं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। जो भी अनऑथराइज पार्टीज़ हैं, जिनका लेना देना नहीं है उस बिजनेस से या उस ऑडिट से, उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऑडिटर को प्रॉपर प्लानिंग और सुपरविजन करना चाहिए। जो टाइम सेट है, टाइम फ्रेम है, उसके अंडर में करे। प्लस कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखे, उनको कंसिडर करे और सुपरवाइज करे कि जो वर्क है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखना चाहिए वाइल ऑडिटिंग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, ये सभी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑडिटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रिक्वायर्स अ लीगल ऑडिट? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इनके लिए ऑडिट कराना ज़रूरी होता है, इनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी होता है एज पर कंपनीज एक्ट। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनके लिए कंपल्सन नहीं है कि ये ऑडिट कराएं, लेकिन चूंकि ऑडिट के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई लीगल केस में फंसते हैं तो वहाँ पर ऑडिटेड बुक की ज़रूरत पड़ती है। बेनिफिट्स की वजह से ये लोग ऑडिट करा सकते हैं या कराते हैं, लेकिन इनके लिए कंपलसरी नहीं है कि ये ऑडिट कराएं ही। ये इनके लिए क्या है, सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप या एचईएफ के लिए क्या है, ये वॉलेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिफर्स टू। ऑप्शंस है, डॉक्यूमेंट पर्टेन टू सेम ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन, डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय द एमडी ऑफ द कंपनी, या फिर डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। देखिए ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होनी चाहिए, कोई फॉल्स चीजें उसमें नहीं है। जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको या जो डेटा दिया गया है वो कंप्लीट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा नहीं होने चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी होती हैं। प्लस उसको ये देखना होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास प्रेजेंट किए गए हैं वो क्या है, एज पर प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस जो होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि नहीं। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ ऑडिटिंग? ऑप्शन है वाउचिंग, इंस्पेक्शन, फ्लो चार्ट या एनालिटिकल रिव्यू। देखिए यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वाउचिंग। वाउचिंग को हम एसेंस ऑफ ऑडिटिंग या बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग कहते हैं। वाउचिंग का मतलब है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। यानी वाउचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑडिटर है वो ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी को एग्जामिन करता है। किसके बेस पे करता है? तो वाउचर्स के बेसिस पे करता है। वाउचर्स का क्या मतलब है? तो वाउचर्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके प्रॉपर वाउचर्स मेंटेन किए जाते हैं और उन्हीं वाउचर्स के बेस पर आगे एंट्रीज होती हैं। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटिंग वर्क में पीछे जाता है और वो चेक करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है वो एज पर वाउचर्स किया गया है या नहीं। और सभी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए वाउचर्स का होना ज़रूरी है। ये क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हर ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए वाउचर का होना ज़रूरी है। तो जो भी एंट्रीज की जाती हैं इन्हीं वाउचर के बेसिस पर की जाती हैं। तो ये ऑथेंटिकेट करती हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सही रिकॉर्ड किए गए हैं। और अगर आगे कोई मिस्टेक नज़र आती है तो हम उसको चेक कर सकते हैं वाउचिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न्ड विथ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स या फिर नन। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब है रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? एक न्यू टर्म है, सबसे पहले यूएस में इसको यूज किया गया था। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करता है मैनेजमेंट ऑडिट। यानी मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो ऑपरेशंस हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं, उनको क्या करता है? रिव्यू करता है। मैनेजमेंट की जो वीकनेस है, जो इनएफिशिएंसीज हैं, उनको पता करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं। देखिए बिजनेस जब साइज में छोटा होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बट जैसे जैसे हम बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, हम ग्रोथ चाहते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। तो प्रॉब्लम्स होने के, फ्रॉड होने के, एरर होने के कई तरीके के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम ऑडिट करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं, ताकि अगर कोई कमी है, कोई वीकनेस है हमारे सिस्टम में, हमारे कंट्रोल सिस्टम में, तो उसका हम पता लगा सकें, डेफिशिएंसीज को पता कर सकें। जो पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स हैं, उनमें कोई कमियां हैं तो उसको हम पता कर सकें और समय रहते उसको सही कर सकें। और यहाँ पे सिर्फ हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि वीकनेसेस और डेफिशिएंसीज या इनएफिशिएंसीज क्या क्या हैं, उनको हम कैसे सही कर सकते हैं, वो भी मेथड्स को फाइंड आउट किया जाता है थ्रू मैनेजमेंट ऑडिट। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द पावर्स एंड राइट्स ऑफ एन ऑडिटर? ऑप्शंस है राइट टू सी द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू कॉल द जनरल मीटिंग, राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग या फिर राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है कि ऑडिटर्स की क्या पावर और राइट्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, राइट्स टू सी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो ऑडिटर है उसके पास ये राइट होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो उसको देख सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, अकाउंट्स हैं, उनकी एक्सेस उसके पास होनी चाहिए। ऑडिटर का ये राइट है कि उसके पास एक्सेस होनी चाहिए टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके अलावा वाउचर्स, इनकी भी एक्सेस ऑडिटर के पास होनी चाहिए, ये उसका राइट है।
इसके अलावा जो दूसरा दिया हुआ है राइट टू कॉल जनरल मीटिंग, दो चीजें हैं, राइट टू कॉल जनरल मीटिंग या राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग। तो ऑडिटर जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है लेकिन उसको कॉल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑडिटर का राइट नहीं है कि वो जनरल मीटिंग को कॉल कर सके, लेकिन जब भी जनरल मीटिंग होगी उसमें वो उसको अटेंड करता है और शेयर होल्डर्स के सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जो रिपोर्ट है उसको बताता है, उसको शो करता है और अपने ओपिनियंस बताता है। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ये भी करेक्ट है कि जो ऑडिटर है उसके पास ये राइट है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं या एक्सप्लेनेशंस हैं वो जो भी रिलेटेड पर्सन है वो उससे ऑब्टेन कर सकता है, जिससे भी उसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए वो मांग सकता है और सामने वाले को उसको वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मेंबर मना नहीं कर सकता कि हम आपको बुक्स नहीं दिखाएंगे या हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो भी मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा ऑडिटर के साथ और जो भी इंफॉर्मेशंस या एक्सप्लेनेशंस वो मांग रहा है उसको देने पड़ेंगे। अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा ऑडिटिंग एमसीक्यूज पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बनाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।